गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक स्कीम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। और ये स्कीम जो है ये लॉन्च करी गई थी आरबीआई द्वारा 2015-16 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें। और जो रीज़न था आरबीआई का लॉन्च करने का इस स्कीम के पीछे ये था क्योंकि उस वर्ष में जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो उस दौरान ऐसा हुआ था कि आरबीआई ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी थी ताकि एनपीए रिड्यूस करे जा सके बैंक्स की बैलेंस शीट में से, और उसमें से एक स्कीम थी स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। आइए स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है क्या। With mounting NPAs, RBI had introduced strategic debt restructuring scheme in 2015 to let banks recover their loans from the ailing companies। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, आपको एग्जैक्ट ईयर्स ना भी याद रहे लेकिन आपको एक ओवरऑल जनरलाइज पिक्चर हमेशा याद रहनी चाहिए इकोनॉमी की किस वर्ष में क्या हुआ था। 2015-16 एक ऐसा वर्ष था कि हमारे कंट्री में जो एनपीएज है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ हमने आरबीआई ने लॉन्च करी थी। इट लेट्स द जॉइंट लेंडर फोरम और सिंपली द कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स। कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि एक कंपनी है XYZ, ठीक है, उसको 100 करोड़ का लोन चाहिए और 6 कंपनीज़ ने मिलके या 6 बैंक्स ने मिलके उसको लोन दिया है। तो कंसोर्टियम मतलब ग्रुप ऑफ लेंडर्स, ठीक है ना। तो जो ये SDR स्कीम है ये अलाउ करती है जो कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स है उसको जो उनका आउटस्टैंडिंग लोन है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने में। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लीजिए XYZ कंपनी है, इसने 10 साल के लिए लोन लिया था 100 करोड़ का, ठीक है। अब इसमें से वो 65 करोड़ का लोन नहीं चुका पा रही, तो ये जो ग्रुप ऑफ लेंडर्स थे जिन्होंने ये लोन एक्सटेंड किया था XYZ लिमिटेड को, वो 65 करोड़ के लोन को इक्विटी में बदल देंगे। और वो उसके बाद क्या होगा इसका इफ़ेक्ट कि जो ये कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स और जो ग्रुप ऑफ लेंडर्स हैं वो 65 करोड़ के या 65 करोड़ के मालिक बन जाएंगे इस XYZ लिमिटेड में। मालिक बनने के बाद वो इसको फाइनेंशियली वाइबल करेंगे और उसके बाद इसके शेयर्स को मार्केट में बेच देंगे। सो इस स्कीम से बेसिकली क्या हुआ था कि जो ग्रुप ऑफ बैंक्स थे ना उनको ज़्यादा पावर दी गई एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को मैनेज करने की। बाय दिस द स्कीम विल प्रोवाइड मोर पावर्स टू द बैंक्स इन मैनेजिंग द लोन्स डिफॉल्टेड बाय द कंपनी सो दैट दे कैन रिकवर द ड्यू। इससे पहले बैंक्स को इतनी पावर नहीं थी और इसी का रिजल्ट ये था कि एनपीएज की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी हमारे देश में। तो इसलिए कुछ स्कीम्स लॉन्च करी थी आरबीआई ने 2015 में, उनमें से एक थी SDR स्कीम। अब है नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द स्कीम। अंडर द स्कीम बैंक्स आर मेड एज मेजॉरिटी ओनर्स एंड दे विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ द एलिंग कंपनी। जैसे ये ओनर्स बनेंगे तो जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उसको हटा देंगे। और एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को हटाने का रीज़न क्या है? क्योंकि वो मैनेज ठीक से नहीं कर रहे, तभी तो एनपीए राइज हुए हैं ना। तो इसलिए जैसे ही बैंक्स या ग्रुप ऑफ बैंक्स जिन्होंने लोन एक्सटेंड किया है वो ओनर्स बनेंगे, वो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को हटा देंगे। इफ़ इट गिव्स बैंक्स द पावर टू टर्न अराउंड द एलिंग कंपनी इनटू फाइनेंशियली वाइबल वन एंड रिकवर देयर ड्यूज बाय सेलिंग द कंपनी टू अ न्यू प्रमोटर। अब वो जो ग्रुप ऑफ लेंडर्स है वो क्या बन जाएंगे? ओनर्स के बाद उसको वो फाइनेंशियली वाइबल करेंगे और उसके बाद उसको मार्केट में बेच देंगे टू अ न्यू पर्सन। JLF, that is Joint Lenders Forum, would be responsible for taking decision on invoking SDR by converting whole or part of the loan into equity shares। तो ये जो डिसीजन होगा कि हमें इक्विटी लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करना है या नहीं, वो सोलली किसका होगा? जॉइंट लेंडर्स फोरम, यानी जो ग्रुप ऑफ लेंडर्स है उनका। द डिसीजन में इट हैज़ टू बी अप्रूव बाय द मेजॉरिटी ऑफ JLF मेंबर्स। और डिसीजन को मेजॉरिटी अप्रूवल की ज़रूरत है। ये नहीं कि एक मेंबर ने बोल दिया, एक लेंडर ने बोल दिया तो ये एप्लीकेबल होगा ही होगा। नहीं, मेजॉरिटी अप्रूवल की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ JLF शुड होल्ड एटलीस्ट 51% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द एलिंग कंपनी। तो मान लेते हैं कि जो 100 करोड़ का लोन था, तो मैंने आपको बताया था कि 65 करोड़ नहीं चुका पा रहे। तो जब ये 65 करोड़ इक्विटी में कन्वर्ट होंगे तो ओनर्स जो ग्रुप ऑफ लेंडर्स है कितने परसेंट से ओनर बन गए? 65% से। तो उनकी जो मिनिमम होल्डिंग होनी चाहिए ना वो एटलीस्ट 51% की होनी चाहिए, 51 या उससे ज़्यादा। मान लीजिए अगर ये 100 करोड़ का लोन होता और डिफ़ॉल्ट सिर्फ 30 करोड़ का होता तो ये 30 करोड़ इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते। तो अगर बैंक इसमें और
इक्विटी परचेज कर लेता तो सो मिनिमम होल्डिंग जो ग्रुप ऑफ लेंडर्स की होगी वो 51% होनी ही चाहिए। लास्ट पॉइंट, लोन रिस्ट्रक्चर अंडर SDR स्कीम विल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो जो लोन अब इक्विटी में कन्वर्ट हो चुका है वो बैंक की बैलेंस शीट में NPA के अंडर शो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो अब वो नॉन परफॉर्मिंग असेट तो रह ही नहीं चुका ना, वो तो पहले लोन था जो अब टोटली एक नए रूप में मतलब इक्विटी में कन्वर्ट हो चुका है। सो इसलिए अब इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। जो मेजर पार्ट आपको ज़रूरी था जानना अबाउट द स्कीम वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये स्कीम अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अराउंड 2018 में RBI ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। सो जितना नेसेसरी था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।